वबरकातुहू। हमारे आज के नावल का नाम है वफा है ज़ात औरत की। आज मैं आपको आखिरी किस्त का पार्ट 2 सुनाऊंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो सुनते हैं आखिरी किस्त का पार्ट 2। ट्यूशन सेंटर इनकी तवक्कुआत से भी ज्यादा कामयाब रहा था। एक माह के अंदर अंदर इन्हें इतने शागिर्द मिल गए थे कि इन्हें मजीद दाखला बंद करना पड़ा। मानो की आमद ने शहीर का चिड़चिड़ापन, मायूसी, बेदिली और तुरश रवैये को बाप की तरह उड़ा दिया था। और फिर इन्हीं दिनों सरकारी स्कूल से इसका कॉल लेटर भी आ गया। इसे नौकरी पर बहाल कर दिया गया था। इस जमन में शकील की कोशिश काबिले कदर थी। शहीर के मुकद्दर का सूरज एक बार फिर बादलों की ओर से निकलकर जगमगाने लगा था। एक दिन वो इशा की नमाज पढ़कर लौटा तो देखा बेड के साथ नई राइटिंग टेबल और लिखाई का सामान पड़ा था। साथ ही टेबल पर चाय का भरा थर्मास भी रखा था। ये क्यों? वो हैरानी से मुस्तफसर हुआ। बहुत आराम कर लिया जनाब, मानो इत्मीनान से बोली। अब अपना काम शुरू करो। मानो, यकीन मानो, अब नहीं लिखा जाता। समझो ये सलाहियत ही खत्म हो गई है। इस दिन जब तुम्हें इतने अरसे बाद देखा था तो नामालूम कैसे एक नज़म लिखती, वरना तो इस तरफ सोच ही नहीं आती। अच्छा लिखो मत, बस यहाँ बैठकर ऐसा पोज बनाओ जैसे लिख रहे हो और मैं तुम्हें देखती रहूंगी जैसे चूड़ियों के सेट में से देखा करती थी, है ना? शहीद ने हंस कर कहा। तो तुम्हें पता चल गया था। मानो के चेहरे पर हया आलूद सुर्खी फैल गई। तुम्हारे जाने के बाद पता चला था। अगर उस वक्त पता चल जाता तो तुम्हें गोद में उठाकर अंदर न ले आता। शहीर वारफदगी से बोला। और वो पर्दा मैंने अब तक संभाला हुआ है। अच्छा, वो वक्त अब गुजर गया है। अभी जो कहा है वो करो। मानो पुराने वक्त को याद करने से कतरा गई थी कि दुख खरीदने से कर्ब भी मिलता है। जो हुक्म सरकार। शहीद ने कागज सामने रखकर कलम संभाला। कलम की निब कागज पर रखकर मानो की तरफ देखने लगा। इसके होंठों पर मुस्कुराहट खिल रही थी। मैंने कहा लिखने का पोज बनाओ। तुम मेरी तरफ देखकर खी कर रहे हो। वो बिगड़ गई और शहीद जल्दी से सर झुकाकर कागज को देखने लगा और इसे पता ही न चला कि कब इसके कलम ने हरफ उगलना शुरू कर दिए। चंद लम्हों बाद वो माहौल से बेखबर हो गया था। इसे होश इस वक्त आया जब मानो ने इसे आवाज दी। बस करो ना, क्या सारी रात जागने का इरादा है? वो चूक गया। घड़ी पर निगाह दौड़ाई तो रात का 1 बज रहा था। अपने सामने लिखे हुए कागजों का अंबार देखकर वो खुशी से चिल्लाया। मानो जान, मैं लिख सकता हूँ। हाँ मुझे पता है, अब सो जाओ। नींद आ रही है तुम्हें, सुबह स्कूल भी जाना है। और शहीद ने सर हिलाते हुए कलम रख दिया। साल भर के अंदर इसके 3 नावल और एक मजमुआ कलाम शाया हो गया था। घर के हालात बहुत बेहतर हो गए थे। मानो से इसकी मोहब्बत एक किस्म की अकीदत में ढल गई थी। इसने एक बार भी इसे मतून करने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि शहीर को महसूस हुआ था कि वो इससे पहले से भी बढ़कर चाहने लगा है। इतवार की सुबह वो देर से नाश्ता करता कि अमूमन नमाज पढ़कर वो दोबारा सो जाता था। इस दिन इतवार ही था जब नाश्ते की ट्रे इसके सामने रखते हुए मानो बोली, आज अखबार में तुम्हारे बारे में भी खबर आई है। मेरे बारे? शायद पाकिस्तान की कुल आबादी बताई गई होगी और इस तरह मैं भी इन 18 करोड़ अवाम में शामिल हूँ। संडे मैगजीन में अदाकारा ईमान अली के बारे एक फीचर छपा है। इसमें तुम्हारा जिक्र भी है। ईमान के जिक्र पर मानो के लहजे में छलकती नफरत इससे ओझल नहीं थी। क्या बकवास लिखी है उन्होंने। शहीर के ज़हन में अफंती की बातें ताज़ा हो गई थी कि अदाकाराएं सस्ती शोहरत के लिए किस तरह किसी दूसरे की जात को इस्तेमाल करती हैं। मानो मुस्कुराई। नहीं,
बात तो खैर उन्होंने बिल्कुल ठीक लिखी है कि ईमान साहिबा की मुसलसल तीसरी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप जा रही है। पहली फिल्म के बाद वो किसी जानदार करैक्टर में नमूदार नहीं हो सकी है। इसके अलावा पहली फिल्म के मुकाबले में बहुत जानदार थे, कहानी भी आम डगर से हटकर थी और ऐसी कहानियां लिखना शहीर सदीकी साहिब जैसे लिखारी ही का खासा है। आपके एकदम मंजरे आम से गायब होने पर भी मजमून निगार ने हैरानी का इजहार किया है। आखिर में इसने ईमान अली को ये मशवरा दिया है कि अगर वो अपना कैरियर बचाना चाहती है तो इसे किसी ऐसी फिल्म में काम करना चाहिए कि ना सिर्फ जिसकी कहानी अच्छी और अछूती हो बल्कि मुकालमे भी जानदार हो, वरना दूसरी सूरत में इस पर फ्लॉप हीरोइन का ठप्पा लगने का अंदेशा है और ऐसा होने की सूरत में इसके पास शोबिस की दुनिया को खैर बात कहने के अलावा कोई चाराकार नहीं बचेगा। मानो ने सारी तफसील इसके सामने दोहरा दी। शहीर खामोशी से नाश्ता करता रहा। इसने तबसरा करने की जरूरत महसूस नहीं की थी। शहरी, एक बात कहूँ? मानो के संजीदा लहजे पर इसने चुम कर सर उठाया और बोला, कभी मना किया है? मुझे लगता है एक बार फिर तुम्हें फिल्मी दुनिया से बुलावा आने वाला है। मानो के लहजे में पिना अंदेशे इसे हैरान कर गए थे। तो इसने मानो का अंदिया लेना चाहा, तो ये कि ना तो मुझे कोठी बंगले की ख्वाहिश है और ना कीमती गाड़ी की तमन्ना। रूखी सूखी खा लूंगी, फटा पुराना पहन लूंगी, लेकिन ना तो तुम्हें बांट सकती हूँ और ना तुम्हारे बिन रह सकती हूँ। शहीर को मानो के पहले वाले अंदेशे याद आ गए जब वो इसके फिल्मी दुनिया में जाने पर बिल्कुल नाखुश थी, मगर वो एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए वहां भाग गया था और वहां इसे स्वाय शर्मिंदगी, जिल्लत और अफलास के कुछ हाथ नहीं आया था। हलाल रिज़्क में अल्लाह पाक ने बड़ी बरकत रखी है और अब वो हलाल रिज़्क कमाना चाहता था। नाश्ते की ट्रे एक जानब लड़का कर वो उठा और मानो के कंधे से थामे हुए वारफदगी से बोला, ये घर किसी कोठी बंगले से कम नहीं, कीमती गाड़ी भी आ जाएगी, अच्छा खिलाऊंगा, अच्छा पहनाऊंगा और फिल्मी दुनिया तो छोड़ो, तुम जिस बात से मना करोगी चुनो चरा तस्लीम करूंगा। और अगर ईमान साहिबा खुद तुम्हें मनाने आ गई फिर ऐसा होना मुमकिन नहीं। इसके ज़हन में ईमान का इस्तज़ाई चेहरा उभरा। हम फर्ज कर लेते हैं, मानो बजिद हुई, शायद मैं जवाब दे चुका हूँ क्या? मुसलमान एक सुराग से दो मर्तबा नहीं डसा जाता। फिल्मी दुनिया एक तारीख और जुल्मत भरी फैक्ट्री है। मुझे नफरत है इस जिंदगी से। अच्छा पता है, अभी जो फीचर पढ़ कर सुनाया है आपको, ये पिछले हफ्ते का है। क्यों, आज नजर पड़ी है इस पर? नहीं, पिछले हफ्ते ही पढ़ लिया था, वो इत्मीनान से बोली। तो आज इसका जिक्र छेड़ने की क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि आज एक खुसूसी मेहमान आया हुआ है। मानो मानी खेस लहजे में बोली, कौन है? इसने हैरानी से पूछा। और पहले बताना था ना, ख्वामख्वाह गरीब को इंतजार की ज़हमत दी। ईमान अली साहिबा हैं और पिछले 2 घंटों से बराजमा है। 9 बजे आई थी, मैंने बता दिया। साहब जी आराम कर रहे हैं, बाद में तशरीफ ले आओ। तो कहने लगी, यही इंतजार कर लूंगी, चाय पिला दी है। शेल्फ से आपका नया नाला लेकर मजे से मुतालिया फरमा रही है। जाओ, इसे बता दो मैं इससे नहीं मिलना चाहता। क्यों, इसका सामना करने की हिम्मत नहीं है क्या? मानो ने मानी खेस लहजे में पूछा। नहीं, मैं नहीं चाहता कोई बदमज़गी फैले। घर आए मेहमान को बेइज्जत करना ठीक नहीं। इससे मुलाकात ना करना क्या बेइज्जती के जुमरे में नहीं आता? तुम क्या चाहती हो? शहीर ने जिद छोकर पूछा। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत और नाराजगी की हकदार सिर्फ मैं हूँ। मानो ने 2 टोक लहजे में कहा, मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगी कि तुम किसी और से खफा हो। या याद रखो, खफा सिर्फ अपनों से हुआ जाता है और तुम्हारी अपनी सिर्फ मानो है, तुम्हारी मानूर की माँ।
मानो के फलसफे ने इसे हैरान कर दिया था। पहली बार इस पर ये राज खुला कि किसी से खफा होना भी इसकी अहमियत को तस्लीम करना होता है। मानो का फलसफा समझने के बावजूद वो बोला, इसने भी मुझे मिलने से इनकार किया था, मैं भी इसके घर चल कर गया था। वो रवैया ऐसी औरतों की नफ्सियात होता है। और याद रखना, बदला बराबर की सतह वालों से लिया जाता है। कमतर को माफ कर देना चाहिए। सही कहा मेरी जान, जैसे तुमने मुझे माफ कर दिया, शहीर आहिस्ता से बोला। शहरी मानो के लहजे में दुख, गम, एहतजाज, नाराजगी और पता नहीं क्या क्या शामिल था। मैंने ऐसा कब कहा है? मुझे तो हजारों गिले, लाखों शिकवे थे, मगर डरती थी तो आना प्रस्त था, खुददार था, हसास था, शायद खुद को नुकसान पहुंचा लेता। मैं कैसे तुम्हारा नुकसान गवारा करती, कैसे हमेशा की जुदाई बर्दाश्त करती? बताओ ना, कैसे करती? 1 साल की जुदाई ने मुझे पागल कर दिया था। उम्र भर की जुदाई तो मुझे मार ही डालती। और फिर ये भी सोचो, अपनों और गैरों से ताल्लुकात की नौइयत जुदाई होती है। तुम अपने स्टेटस से गिर कर नीचे आए थे, जहाँ तक कि टैक्सी ड्राइवर बनने पर मजबूर हो गए थे। क्या मैं इतनी कम ज़रफ थी कि तुम्हें ताना देती अपने सर के ताज को? जब नाराज होने का वक्त था, मैंने सुबह का भी इंतजार नहीं किया था और रात ही को तुम्हारा घर छोड़ दिया था। बाखुदा, अगर तुम्हारी दौलत और शोहरत में इजाफा हुआ होता तो शायद मानो घुट घुट कर मर जाती, मगर तुम्हारे पास कभी न आती। आज तुम्हें मेरी जरूरत थी, मैं कैसे तुम्हें अकेला छोड़ सकती थी? मानो की आंखों में तैरती नमी ने इसे तड़पा दिया था। वो इसे गले से लगाते हुए बोला, पगली, मजाक कर रहा था, तुम तो संजीदा हो गई। आइंदा ऐसी बकवास ना करना, वरना इतने ताने दूंगी कि घर छोड़कर भाग जाओगे। मेरी तौबा जी। शहीर ने कानों को हाथ लगाया। अच्छा, अब चलो ना, तुम्हारी दोस्त से मिल ले। वो मेरी मौजूदगी में खुलकर बात नहीं कर सकेगी तो ना कर सके, नहीं तुम अकेले जाओगे। और शहीर सर हिलाता हुआ ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया। वो नहायत सादा लिबास पहने हुए थी, सर पर दुपट्टा भी ओढ़ रखा था। शहीर इसका लिबास देखकर हैरान जरूर हुआ था, मगर अपना चेहरा इसने हर किस्म के तासुर से खाली रखा था। वो शहीर के नए नावल के मुतालिए में खोई हुई थी। इसके कदमों की चाप पर इसने सर उठाया और जल्दी से खड़ी हो गई।